Hello and Assalamu alaikum. A very warm welcome to all our listeners, especially Professor Jawda Salim साहब. डॉक्टर जौहर सलीम साहब जो हैं जिनका ताल्लुक लाहौर जनरल हॉस्पिटल एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से है और डॉक्टर साहब जो हैं एज ए आईसीयू हेड भी वहां पर 5 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. डॉक्टर साहब, जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम कहूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला. और डॉक्टर साहब, आज हम अपने नाजरीन को कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे. उस हवाले से डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस के हवाले से है. तो डॉक्टर साहब, ये क्रिटिकल केयर ऑफ मैनेजमेंट सेप्सिस के हवाले से थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताएं और वो कौन सी बुनियादी जो है वो इकदामात हैं जो कि जरूरी हैं. बहुत शुक्रिया सैयद साहब. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेप्सिस. और आपको बताता चलूं कि ये हमारे दुनिया में पूरे अराउंड द ग्लोब वन ऑफ दी जो 3 मेन लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है, सेप्सिस इज वन ऑफ देम. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना सेप्सिस के मुतालिक 2-4 लाइनों के अंदर कोशिश करता हूं अपने लिसनर्स को, ताकि उनको ये समझ आए कि ये चीज है क्या चीज. तो अगर हम इसको डिफाइन 2018 में जो गाइडलाइन रिवाइज आई थी, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, वो ये कहती है कि सेप्सिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन एंड इट इज कॉज्ड बाय द डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन. तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब मैं इसको अपने लिसनर्स के लिए जो है ना इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि जब भी सेप्सिस होता है तो उसमें पीछे क्या क्या अवामिल जो है वो काम कर रहे होते हैं. तो 90% ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, वो बॉडी के अंदर इन्वेट कर जाते हैं. और वो क्या करते हैं कि वहां पे जब वो अनचेक रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, इन्फेक्शन को डिले कर दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट को, तो क्या करता है कि वो कुछ केमिकल मीडिएटर्स बॉडी में रिलीज करते हैं, जिनको आप उर्फ आम में टॉक्सिन्स कह सकते हैं. ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर असर करते हैं. और क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट कम होता है. अल्टीमेटली इसका नुकसान क्या होता है कि जो हमारी टिश्यू लेवल के ऊपर सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है. सो ये इसकी एक ब्रीफ सी आउटलाइन है. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके मैनेजमेंट के प्लान जो है वो किस तरीके से सारी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. इसके लिए जो जो एक 2018 में जो एक प्रपोज किया गया था, उसको हम 1 आवर मैनेजमेंट बंडल बोलते हैं. यानी आपने कुछ स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने 1 घंटे के अंदर पूरा करना है. जब आपने एक पेशेंट को अपने पास रिसीव कर लिया, चाहे आपने उसको आईसीयू में किया है, चाहे आपने उसको हॉस्पिटल में किसी वार्ड में किया है, तो आपने इन सारे स्टेप्स को पूरा करना होता है. ये स्टेप्स में सबसे पहले आप क्या करते हैं, मरीज की आईवी लाइन मेंटेन करके आप सबसे पहले उसका कल्चर लेते हैं और उनको भिजवा दिया जाता है कल्चर्स को. फिर आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एडवाइस कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग पैथोलॉजी, या आप उसको वैसे ही कोई ऐसी ब्रॉड एंटीबायोटिक देते हैं जिसका कवर बड़ा स्ट्रांग होता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म को कवर कर लेती है. थर्ड इसका स्टेप जो है, उसके अंदर लैक्टेट लेवल, लैक्टिक एसिडोसिस क्योंकि इन मरीजों के अंदर हो जाता है, तो हमें लैक्टेट लेवल्स को मेजर करना होता है, और अगर वो 2 मिलीमोल से ज्यादा हो तो फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं. फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि मरीज की फ्लूइड रिससिटेशन की जाती है, जिसमें आमतौर पे हम क्रिस्टाइड सोल्यूशन है जिसके अंदर रिंगर लैक्टेट है या नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन है, वो इस्तेमाल किया जाता है 30 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से. और इसका फाइनल स्टेप ये है कि अगर इन सारे स्टेप्स के बावजूद जो हमने अभी किए हैं, मरीज का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा और उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 65 मिलीमीटर मर्करी से कम हो, तो फिर आप इनके अंदर क्या करते हैं, आप इनमें वेसोप्रेसर्स, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो चॉइस है, वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है. अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो बंडल है इसका कॉन्सेप्ट क्या है. बंडल बेसिकली एक ऐसे स्टेप्स हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर ऐसे स्टेप्स हैं, जब इनको आप कलेक्टिवली अप्लाई करते हैं तो ये देखा गया कि ओवरऑल ये क्या करते हैं, ये मरीज का आउटकम जो है उसको बेहतर करते हैं. डॉक्टर साहब, सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन जो है मतलब वो भी थोड़ा सा आप चाहेंगे कि आप नाजरीन को बताएं, और वो कौन सी नई गाइडलाइन है जिस पर अमल करना जो है वो बहुत जरूरी है. जी, सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन जो थी बेसिकली ये 2000 के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हुआ,
और 2004 के अंदर सारी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिटिकल केयर से इंटेंसिव केयर की डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उन्होंने सेप्सिस को पहली दफा एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेप्सिस की मोर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। फिर ये क्या कहते हैं, 2004 के अंदर गाइडलाइन आई, 8 में आई, 12 में आई, 16 में आई और 18 में दोबारा रिवाइज हुई है। अब इसमें होता क्या है कि हर 4 साल के बाद जो है ना, पूरी दुनिया से रिट्रोस्पेक्टिव डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। उस डाटा की बेस के ऊपर ये देखा जाता है कि कौन से स्टेप से कौन सी मेडिसिन सी, कौन सी इन्वेस्टिगेशन सी, कौन से ट्रीटमेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर से जिन्होंने मरीज के आउटकम को बेहतर किया और जिन्हों से मरीज का आउटकम जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ। सो वो फैक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के अंदर हेल्प नहीं कर रहे होते, उनको फिल्टर कर दिया जाता है गाइडलाइन में से, और वो स्टेप्स जिनको आप अपने ट्रीट। डॉक्टर साहब, सेप्सिस गाइडलाइन 2018 के मुताबिक जो था वो इस तरीके से था कि जिस मतलब सेप्सिस को इमरजेंसी बुनियादों पर जो है वो इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि जिस तरह एमआई को ट्रीट किया जाता है। तो इस हवाले से आप सजेस्ट करें कि करंट गाइडलाइंस क्या हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल हैं जिनकी बुनियाद पर हम सेप्सिस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और जिनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अरे देखिए, इसको जो है ना, वो अगेन 2018 की गाइडलाइन जो है ना, वो ये कहती है कि इट हैज बीन लेबल्ड एज मेडिकल इमरजेंसी। अगर आप दुनिया के अंदर 3 लीडिंग कॉजेस जो है ना वो डेथ की देखें ना, उनके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको उर्फ आम में दिल का दौरा कहा जाता है, स्ट्रोक, फॉलेज का अटैक और पोलिट्रॉमा। पोलिट्रॉमा क्या होता है, जिसके अंदर मरीज गिर जाता है किसी वजह से, किसी बिल्डिंग से गिर गया, ट्रॉमा हो गया। हमारे बहुत ज्यादा रोड्स के ऊपर जो है आप ये देखते होंगे कि एक्सीडेंट्स की जो है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सीडेंट्स की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स हैं, इसके अलावा क्या होता है कि जिस्म के बाकी के जो अज़ा हैं उनका नुकसान हो जाता है। ये तमाम केसेस जो हैं, ये जो 3 मैंने जिक्र किया, इनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो है मैनेज किया जाता है। इनके अंदर किसी किस्म का टाइम डिले जो है नहीं किया जाता, ताकि जितना टाइम डिले होगा उतना इन मरीजों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। जितनी जल्दी, जितनी एग्रेसिवली हम इनको मैनेज कर लेंगे, उतना ये चांस होता है कि हम इन मरीजों को सेव कर सकेंगे। तो सेप्सिस को भी लेटेस्ट गाइडलाइन ने यही कहा है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको आपने इसी तरह ट्रीट करना है जैसे कि आप इन 3 बड़े मसाइल को ट्रीट कर रहे हैं। इसका फायदा, जो रिट्रोस्पेक्टिव डाटा है, जो जितनी भी स्टडीज पीछे हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि जितना हम इस पे एग्रेसिव होंगे मैनेजमेंट के ऊपर, जितनी हम तेजी से सारे स्टेप्स को पूरा करते चले जाएंगे, तो आउटकम बेहतर हो जाएगा। फिर ये 3R बंडल हुआ और फाइनली जो है क्या हुआ कि इन्होंने अब इसको 1R बंडल के ऊपर ले आए हैं, ताकि टाइम जो है कम से कम वेस्ट हो और स्टेप्स जो है उनको क्लैरिफाई कर दिया है कि जी ये 1 2 3 4 5 हमारे स्टेप्स हैं, इनको रट लें, इनको इसी तरीके से अमल करते चले जाएं, तो आपका मरीज जो है उसका आउटकम बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सेप्सिस मोर्टेलिटी रेट इस वक्त आप बताएं हमारे नाजरीन को कि दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में इसकी क्या सूरत हाल है मोर्टेलिटी के हवाले से? जी, सेप्सिस वन ऑफ दी जो मेजर, जैसे मैंने आपको कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द डेथ्स है इन अराउंड द ग्लोब, ठीक है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी डेथ की रेशियो जो है वो डिफरेंट है। मैं आपसे यूएसए का डाटा शेयर करता हूँ, क्योंकि जाहिर है उनकी पब्लिकेशन जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूके की हैं, यूएसए की हैं, यूरोप की हैं। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके अंदर जनरली इसका जो डेथ रेट है वो फॉलो कर रहा है बिटवीन 25 से 32%, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका एक देखते हैं इम्पैक्ट, तो इसका डेथ रेट जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज में है वो तकरीबन 50% तक जाता है। और ये सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, ठीक है। अब आप आ जाएं कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारा इस वक्त क्या डेथ रेट चल रहा है। इसके लिए मैं, आप शायद जानते होंगे, डॉक्टर मदीहा हाशमी इंटेंसिविस्ट हैं जो आजकल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। डॉक्टर मदीहा ने एक रजिस्ट्री बनाई है जिसके अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के तमाम तकरीबन आईसीयू जो है वो उसके अंदर शामिल हैं। और वहां से जो है ना, उसकी रजिस्ट्री के बेसिस के ऊपर जो हमने अपना डाटा निकाला है, वो हमारा डाटा तकरीबन 51% डेथ रेट है पाकिस्तान में ड्यू टू सेप्सिस।
और अगर आप हमारे डाटा की बात करें, जवाहर जनरल अस्पताल के डाटा की बात करने हैं, तो जो हमारा 2019 का डाटा था, उसमें हमारी जो वेरिएशन थी डिफरेंट मंथ्स के अंदर, वो 28 से 32% थी। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि वो कौन सी सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पर मरीज को जो है वो आईसीयू की तरफ मूव करना पड़ता है? जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो प्ले कर रहे होते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि जब मरीज जो है जो वार्ड के अंदर दाखिल होते हैं, आमतौर पे हमारे पास आईसीयूज के अंदर जो है ना पोस्ट सर्जिकल पेशेंट आते हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर फैक्टर है वो जख्म की खराबी और इन्फेक्शन जो है, उसकी वजह से ये मरीज जो है ये सेप्सिस के अंदर जाते हैं। इसी तरह जो फ्रैक्चर्स के मरीज हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स जो है प्रॉपर टाइम के ऊपर नहीं दी जाती हैं, या एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं, उनके कवर जो है वो रीजनेबली उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद होता क्या है कि मरीज जो है अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है। उसके अलावा क्या होता है कि मरीज को बुखार चढ़ रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि मरीज का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो, सब में ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम हो जाता है। फिर इनके अंदर क्या होता है कि ये सेप्सिस एक ऐसी बीमारी है कि एक ऑर्गन का जब सेप्सिस होता है और वो जब कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है कि वो बॉडी के बाकी अज़ा जो हैं उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। और इस सूरत हाल को हम आम फहम के अंदर मॉड्स कहते हैं। मॉड्स का मतलब है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो होता क्या है कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो आम तौर पे होता क्या है कि सेप्सिस अगर अनहॉल्टेड है तो वो क्या करता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो बॉडी की हैं उनको वो इन्वॉल्व करता चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप चीजें देखते हैं, इनके अंदर लंग्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और गुर्दों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। सो अल्टीमेटली कहीं पे भी सेप्सिस हो, वो क्या करता है कि वो लंग्स को इफेक्ट कर देता है, और फिर ये वो वाले मरीज बन जाते हैं जो कि अल्टीमेटली आईसीयू के कैंडिडेट, और फिर आखिर में क्या होता है कि इनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी को हम सेप्टिक शॉक भी कह सकते हैं? जी हाँ, इसको बिल्कुल, जब मरीज अपना ब्लड प्रेशर जो है वो एडिक्वेटली मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस लेवल के ऊपर आप इसको जो है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तब आप उसको जो है सेप्टिक शॉक को लेबल करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो मरीज आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं, तो या तो वो ऑलरेडी ही सेप्सिस के अंदर होते हैं, या ये कि वो डेवलप्ड सेप्टिक शॉक के अंदर होते हैं, और फिर फाइनली उनकी मैनेजमेंट जो है उसके लिए उनको आईसीयू के अंदर दाखिल किया जाता है। तो इसके अंदर कोई ये नहीं है कि जी ये सर्जरी का मरीज हो सकता है, ये मेडिसिन का मरीज हो सकता है। हर तरह का मरीज, पीडियाट्रिक पेशेंट भी हो सकते हैं, कार्डियक सर्जरी के मरीज भी हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक के, यूरोलॉजी के, कोई भी ऐसा आप शोबा ले लें, उसका मरीज जो है वो सेप्सिस के अंदर जा सकता है अगर उसकी केयर प्रॉपर नहीं होगी। राइट। तो डॉक्टर साहब, सेप्सिस की जो आप कॉम्प्लिकेशंस बता रहे हैं कि एक मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शंस के हवाले से सेप्टिक शॉक की तरफ पेशेंट चला जाता है, तो डॉक्टर साहब इस हवाले से आईसीयू में डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग्स का सामना करना पड़ता होगा यकीनन। जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। असल में अगर आप देखें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का पेशेंट होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से मतलब ये है कि इसमें एक तो इसको इंटेंसिविस्ट या आईसीयू के डॉक्टर इनको देख रहे होते हैं, उसके साथ साथ इसको एक फिजिशियन की जरूरत भी होती है, इसको नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है एट ए लेटर स्टेज, इसको पल्मोनोलॉजिस्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट की, बहुत सारे डॉक्टर्स की इसको जरूरत एट ए लेटर स्टेज और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इनको पड़ सकती है। एक तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है। दूसरा फिर इसके अंदर अगर आप हम बात को आगे लेके चलें तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईसीयूज का वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। आईसीयू पर्पस बिल्ड नहीं है। आप 90% जो आईसीयूज हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर है वो ओपन बे आईसीयूज है। इसका मतलब यह है कि जो मरीजों के बेड्स हैं उनके दरमियान में प्रॉपर पार्टीशन नहीं है। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनके लिए ये जरूरी होता है कि मरीज जो है एक सेपरेट कैबिन के अंदर रहे, उसके आगे एक छोटा सा होल्डिंग एरिया हो, प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया जाए। फिर एट टाइम वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इन मरीजों को बासफा मल्टीपल दवाइयां देनी होती हैं, एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, आइनोट्रोप्स और विजोप्रेसस देने होते हैं, सिरिंज पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाज़ दफा आपको एक
बेड के लिए 8 से 10 सिरिंज पंप की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है जी। फिर इसके अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ आईसीयू के ट्रेन्ड स्टाफ जो है वो बहुत कम है। ये रिसेंट डेवलप्ड स्पेशलिटी है जो कि अभी इसमें क्रिटिकल केयर फेलोशिप अभी स्टार्ट हुई है कुछ 4-5 साल से, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने स्टार्ट किया है, तो अभी हमारे पास इतना ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इसी तरह अगर आप सपोर्ट सर्विस की बात करते हैं तो हमारा नर्सिंग स्टाफ इतना ये बड़ी हार्ड जॉब है। एक आईसीयू का मरीज जो एक बेड के ऊपर पड़ा है वो वार्ड के 15 मरीजों के ऊपर भारी होता है। जो स्टाफ नर्स एक बेड के ऊपर खड़ी होती है उसको तकरीबन 6 घंटे की ड्यूटी में से 4.5-5 घंटे उसको कंटिन्यूस केयर देनी पड़ती है मरीज को। उसके बावजूद भी मरीज जो है वो एट टाइम उनकी रिकवरी हम उस तरह से एंटीसिपेट नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर इसके अंदर कुछ मैं आपको बात करूं जैसे कि आर्टिफिशियल ब्लड गैसेस, फिर डायलिसिस यूनिट, ये तमाम चीजें जो है ये आईसीयू का इंटीग्रल। कुछ आप सेक्टर हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। फिर आप ड्रग्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है एट टाइम। पब्लिक एंटीबायोटिक्स और इतनी टॉप ऑफ द रेंज यानी जो ब्रांडेड ड्रग्स जिनको मैं कहूंगा कि जो वो ड्रग्स आपको अवेलेबल नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे आईसीयूज के अंदर हमारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या हर क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट को वेंट की जरूरत होती है और क्या हम इससे पेशेंट को बचा सकते हैं वेंट से? देखें जी, इसमें डिपेंड ये करता है कि मरीज जो है किस पॉइंट के ऊपर यानी उसकी क्या क्लिनिकल कंडीशन थी जिस वक्त वो आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि टाइमली अगर आईसीयू के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, वो कॉम्प्लिकेशंस जो है अगर आप उनको टाइमली पकड़ लेते हैं, उनको टाइमली इलाज शुरू कर देते हैं, उनको टाइमली अच्छी नर्सिंग केयर दे देते हैं, तो ये मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको वेंटिलेटर से बचाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफा ऐसे होता है कि हम मरीज अस्पताल में रिसीव ही ऐसे पॉइंट के ऊपर करते हैं कि वो मरीज जो है वो बिल्कुल ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ होता है। इन दीज पर्टिकुलर सिनेरियोज जहाँ पे मरीज यानी आपके पास अस्पताल आने से पहले बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आप ये देखें हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वैकरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर कुछ लोग दम दरूद और कुछ तवीज और अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चल रहे होते हैं और मरीज बहुत लेट पहुंचता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये मरीज हमारे पास बहुत लेट पहुंचते हैं, फिर हमारे पास चॉइसेस बहुत कम होती हैं। सो अल्टीमेटली फिर ये है कि दे बिकम फाइनली अ कैंडिडेट ऑफ वेंटिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मरीज वेंटिलेटर के ऊपर चला जाए वो बच नहीं सकता। विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ड्रग्स, प्रॉपर केयर, प्रॉपर सुपरविजन, अच्छी उनको अगर मेडिसिन मिल जाती है टाइमली, फिर इनके अंदर एक न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एलिमेंट है। न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरेपी है, चेस्ट की फिजियोथेरेपीज है, फिर इनकी स्कैनिंग वगैरह मल्टीपल टाइम आपको करानी पड़ती हैं। तो अगर ये तमाम सहूलियात मैसर हों और को दिल से काम करने वाली टीम मौजूद हो तो बहुत सारे मरीज को वो वेंटिलेटर से भी उतर आते हैं। बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ऐसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैं जी अपने आपके जो भी सामीन हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि किसी भी इन्फेक्शन को लाइटली मत लें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि अपने आप को खुद से ट्रीट करने की कोशिश मत करें। हमेशा एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस जो है ना वो जरूर लिया करें। दूसरे, आजकल हम कोविड के दौर के अंदर रह रहे हैं और ये हमें अभी नहीं पता कि अगले 4 महीने 6 महीने कब तक हमारी जान इससे छुटती है। सारी दुनिया ही इसके अंदर इस मर्ज के अंदर मुब्तला है और बड़ी से बड़े आपके हेल्थ सिस्टम जो है ना वो भी दे आर ऑन देयर नीज। तो मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि सोशल भी नहीं, इनफैक्ट दिस इज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो कम से कम 2 मीटर का फासला जो है मेंटेन करें। नंबर 2, जरूर मास्क को लगाएं। और पर्टिकुलरली जो हाई रिस्क एरियाज जहाँ पे आप जा रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में अगर आप जा रहे हैं, आप किसी स्टोर में जा रहे हैं जहाँ पे रश है ज्यादा, वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल जो है जरूर करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इसको अपना जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब तक कोविड जो है खत्म नहीं हो रहा तब तक ये सिलसिला जो है हमें इसके ऊपर हमें बड़ी स्ट्रिक्टली हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता आपको अगर कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है तो इमिडिएटली जो है आपने जो भी डॉक्टर आप जिनको दिखाते हैं उनसे रजू कीजिए।
और एक आखिरी एडवाइस ये करूंगा कि हम जब भी सर्जरी कर रहे होते हैं, सर्जरी के लिए हम हमेशा बेस्ट सर्जन का इंतखाब करते हैं, पूरे टाउन के अंदर देखते हैं, उस स्पेशलिटी के मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं कि जी मुझे जो है बेस्ट सर्जन अपने लिए चाहिए। इसी तरह जब आप बेस्ट सर्जन की सिलेक्शन कर रहे हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गो फॉर द बेस्ट एनेस्थेटिस्ट एज वेल, क्योंकि जितना सर्जन का काम इंपॉर्टेंट है, उतना उससे भी बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है, वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर का काम होता है। राइट। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।